हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपके बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका मध्यकालीन इतिहास है तो उसका क्लास मैंने स्टार्ट करवा दिया है और आपका जितना भी यूनिट्स है उन सबको एक सीरियल वाइज से आपका सभी यूनिट्स कंप्लीट करवा रही हूँ। और आज का जो आप वीडियो है वो है आपके यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक, जिसके ऊपर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में आपको पढ़ना है शेरशाह सूरी के बारे में, यानी सूर वंश के बारे में आपको पढ़ना है। और आपका यूनिट 1 एंड 2 वो सभी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसके लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, शेरशाह सूरी, जैसा कि पिछली वीडियो में जब मैंने आपको हुमायूं के बारे में पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसके बाद ही शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, जिसके कारण हुमायूं बेबस हो गया था और उसे भारत छोड़कर सिंध की तरफ जाना पड़ा। उसी के बाद जब शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीत लेता है तब वो नए वंश की स्थापना करता है, सूर वंश। और जब सूर वंश की स्थापना दिल्ली में होती है तो मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका होता है। तो अब देखिए, शेरशाह सूरी ने जो सूर वंश की स्थापना की तो 1540 ईस्वी में की थी और सूर वंश 1540 ईस्वी से लेकर 1555 ईस्वी तक चला था, यानी सूर वंश कुल 15 सालों तक चला था। और शेरशाह सूरी जो 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक शासन करता है, यानी इसने केवल 5 वर्षों तक ही शासन किया था। और इतने कम शासन काल में भी इसने बहुत सारे प्रजाहित के कार्य भी किए, जिससे ये जनता का लोकप्रिय भी हो गया था। अब आइए शेरशाह सूरी और सूर वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं, जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़िए। यहाँ से प्रश्न काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बचपन का नाम फरीद खान था, यानी शेरशाह सूरी का जो रियल नेम था, वास्तविक नाम था, वो फरीद खान था। शेरशाह सूरी तो उसने एक उपाधि ग्रहण की थी और कब ग्रहण की थी वो भी आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। और उसके अलावा शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी या 1472 ईस्वी में बताया जाता है, यानी कुछ लोगों का मानना है कि शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था और कुछ लोगों का मानना है 1472 ईस्वी में हुआ था। तो अगर एग्जाम में आपसे ऑप्शन दे, जिसमें से अगर 4 ऑप्शन में अगर ये दिया जाए तो आप इन पर सही कीजिएगा, अगर ये दिया हो तो इन पर। उसके अलावा इनका जन्म सासाराम में हुआ था। शेरशाह ने बचपन में एक शेर को मार डाला था। देखिए, शेरशाह जब छोटे थे तभी इन्होंने एक शेर को मार डाला था। तभी दक्षिण बिहार के जो सूबेदार थे बहार खान लोहानी, उनके इस कार्य से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उन्हें शेर खां की उपाधि दे देते हैं। तभी से फरीद खां को शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि फरीद को, शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, तो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने दी थी। बात करें शेरशाह सूरी के शिक्षा के बारे में तो इन्होंने जौनपुर से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान इन्होंने जौनपुर से प्राप्त किया था। इनके पिता का नाम हसन खां था, जो सासाराम के जमींदार थे। तो याद रखिएगा इनका नाम, बचपन का नाम, उपाधि किसने दी, कौन कौन सी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, कहाँ से की, सभी बिंदु पर प्रश्न एग्जाम में आएंगे। देखिए, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब शेरशाह सूरी सासाराम वापस आ जाता है तो अपने पिता की जागीर की देखभाल करने लगता है और कुछ ही दिनों में जनता का लोकप्रिय हो जाता है। वहां की जो जनता थी वो शेरशाह सूरी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है। कुछ समय पश्चात बिहार खान के शासक के यहाँ नौकरी कर ली, यानी जब ये अपने पिता की जागीर को संभाल रहा था तो उसे कि कुछ ही दिनों बाद जो दक्षिण बिहार का शासक था बहार खान लोहानी, उनके दरबार में ये नौकरी कर लेते हैं। तो तब वहाँ के कुछ लोग और भी थे दरबार में जो शेरशाह सूरी को भड़काते हैं कि बहार खान लोहानी के खिलाफ शेरशाह सूरी को भड़काते हैं। तब शेरशाह सूरी उनके दरबार को छोड़ देता है और मुगल सेना में भर्ती हो जाता है। तब वो बाबर जो भारत में शासन करने आया था उन्हीं की सेना में वो भर्ती हो जाता है। और जब बाबर 1528 ईस्वी में चंदेरी का अभियान कर रहा था तो शेरशाह सूरी भी उस टाइम बाबर के अभियान में शामिल हुआ था।
तो जब यह बाबर की सेना में शामिल हुआ था तो इसी के कारण शेरशाह सूरी को मुगलों के सैन्य संगठन के बारे में अच्छा ज्ञान हुआ था और उसने यहाँ उसी जंग के दौरान बहुत सारी चीजें मुगलों के बारे में सीखी थी कि मुगल किस तरह से जंग करते हैं, किस तरह से युद्ध करते हैं कि वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, धीरे धीरे शेर खान ने बिहार में अपना प्रभाव बहुत ज्यादा स्थापित कर लिया था और फिर पूरे बिहार पर अपना शासन स्थापित कर वहां का शासक बन जाता है। और जब वो बिहार का शासक बनता है तब वो हजरत ए आला की उपाधि को ग्रहण करता है। अब देखिए कि यह बिहार का शासक किस तरह से बनता है। जो दक्षिण बिहार का शासक था बहार खान लोहानी, तो उसी का एक और नाम था मोहम्मद शाह। यानी बहार खान लोहानी ने जब शासक बना था बिहार का तो उसने मोहम्मद शाह की उपाधि ग्रहण करके वहां का शासक बना था। तो जब बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी विधवा बेगम जो थी उनका नाम था दूदू बेगम। तो शेर खान यानी शेरशाह सूरी उनकी विधवा बेगम दूदू से विवाह कर लेता है और विवाह करने के बाद शेर खान ने अपना पूरा कब्जा बिहार पर जमा लिया और वहां का शासक बन जाता है। और उसके बाद 1530 में चुनार के किलेदार ताज खां की मृत्यु के बाद उनकी विधवा लाड बेगम से विवाह करके चुनार किले पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, पहले तो वो उसने बहार खान लोहानी की विधवा बेगम दूदू से निकाह करके बिहार पर अपना शासन जमा लिया। उसके बाद 1530 ईस्वी में एक घटना घटी कि चुनार के किलेदार जो था ताज खां की जब मृत्यु हो जाती है तो ताज खां की जो बेगम थी लाड बेगम या लाड मलिका के नाम से भी वो जानी जाती थी, तो वो ताज खां की विधवा बेगम से निकाह कर लेता है और फिर चुनार के किले पर अपना अधिकार जमा लेता है। तो इस तरह से उसने दो साम्राज्य के शासकों के मृत्यु के बाद उनकी विधवा बेगमों से निकाह करके दो जगह के साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा कर वहां का शासक बन जाता है। उसके बाद देखिए सूरजगढ़ का युद्ध। 1534 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पर विजय प्राप्त की। अब देखिए 1534 ईस्वी में एक और एक युद्ध हुआ, सूरजगढ़ का युद्ध, जिसमें शेर खान की जीत हो जाती है और वो पूरे बंगाल पर अपना विजय प्राप्त कर लेता है, वहां का भी शासक बन जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाता जा रहा था। उसके बाद स्टूडेंट्स चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था, जिसके बारे में पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जब हुमायूं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो चौसा के युद्ध में भी हुमायूं हार जाता है और शेरशाह की विजय हो जाती है। उसके बाद हुमायूं दोबारा अपनी हार का बदला लेने के लिए दोबारा से युद्ध करता है। तो जो युद्ध दूसरा हुआ था वो था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यह युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया और शेरशाह सूरी के नाम से शासक बनता है। यानी हुमायूं तो इस युद्ध में भी हार जाता है और यहीं से मुगल वंश का पतन हो जाता है और शेरशाह सूरी शूर वंश की स्थापना 1540 ईस्वी में करता है। तो एक प्रश्न बन जाता है कि किस युद्ध के बाद मुगल वंश का पतन हो गया था। तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और फिर पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद शूर वंश की स्थापना हुई थी। तो कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम के युद्ध के बाद शूर वंश की स्थापना शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। इसी युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी के नाम से शासक बनता है। यानी शेरशाह सूरी की उपाधि वो तभी ग्रहण करता है जब वो हुमायूं को हरा देता है बिलग्राम के युद्ध में। अब देखिए शेरशाह अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से काफी प्रभावित हुआ था, अतः उसने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए भी निम्नलिखित कदम उठाए। स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का दूसरा शासक था, इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये आपके यूनिट नंबर 2 में है। तो उन्होंने भी जो नीतियां अपनाई थी अपने टाइम में, अपने शासन काल में, तो जो शेरशाह थे वो उनकी नीतियों से काफी प्रभावित होते हैं और कुछ कदम ये भी उठाते हैं अपने राज्य की व्यवस्था करने के लिए। तो देखिए जो शेरशाह सूरी ने कदम उठाए थे, जिसमें पहला पॉइंट है राजस्व संबंधी सुधार।
तो अब देखिए कि इन्होंने राजस्व संबंधी सुधार में क्या क्या किए थे। पहला है भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगाम निर्धारित करना, यानी कि जैसी भूमि होती थी, भूमि जिस प्रकार की होती थी उसी के आधार पे वो अलग अलग लगाम निर्धारित करते थे। और उपज की जो किस्म होती थी, यानी जैसी फसलें उगती थी उसी के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था। दूसरा है भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। नाप की इकाई गज थी, यानी इन्होंने भूमि की नाप करने के लिए पटवारी रस्सी का यूज करवाया और जो नाप की इकाई होती थी उसे गज कहा जाता था। उसके बाद है किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप से देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। आ जाता है एग्जाम में, कबूलियत किसे कहा जाता था, पूछ सकता है शेरशाह से रिलेटेड ये प्रश्न। तो किसान जो सरकार को अपने भूमि का जो विवरण होता था वो लिखित रूप में देते थे, लिख कर दिया करते थे उनके भूमि का जो भी विवरण होता था, तो उसी को उस टाइम कबूलियत कहा जाता था। उसके बाद है नगद रूप में कर देने का आदेश था, यानी किसी को भी अगर कर देना रहता था तो ये आदेश था कि नगद रूप में आपको कर देना है। अगला है अकाल या संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती थी, यानी अगर कहीं अकाल पड़ गया, किसी संकट के कारण फसल का नुकसान हो जाता था तो सरकार उसकी पूरी भरपाई करती थी। उसके अलावा राज्य और किसानों के बीच में सीधा संबंध स्थापित किया गया, यानी शेरशाह सूरी से कोई भी किसान डायरेक्ट मिल सकता था। उसने ये व्यवस्था बनाई कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, किसान को या फिर किसी को, तो वो शेरशाह से सीधा संबंध करके अपनी परेशानी शेरशाह सूरी को बता सकता है। तो ये जो उसने व्यवस्था बनाई थी उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। तो पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी के कि शासन काल में रैयतवाड़ी की व्यवस्था किसे कहते थे। तो शेरशाह सूरी ने अपने टाइम में एक व्यवस्था बनाई थी जिसमें सरकार से, यानी शेरशाह सूरी से किसान अपना सीधा संबंध स्थापित कर सकते थे, अपनी कोई भी बात, अपनी कोई परेशानी सरकार तक पहुंचा सकते थे, उसे ही रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। उसके बाद देखिए राजस्व संबंधी सुधार में ये सारे पॉइंट आ जाते हैं जहां से प्रश्न आते हैं। उसके अलावा है दूसरा सैन्य संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था। शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक व्यवस्था भी की, जिसमें सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी सेना का संगठन किया, यानी सैनिकों की शक्ति को जिससे बढ़ाया जा सके। उसके अलावा उन्होंने डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी और घोड़ों के माध्यम से डाक को, यानी कि लेटर्स को पहुंचाया जाता था। उसके अलावा अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था, यानी टाइम टाइम पे सभी जो भी अधिकारी कर्मचारी होते थे सबको उनकी सैलरी दे दी जाती थी। और कोई भी व्यक्ति सीधे शेरशाह से मिल सकता था, यानी ये रोक टोक नहीं था शेरशाह के शासनकाल में कि सरकार से सीधा संबंध नहीं कर सकते, सीधे मिल नहीं सकते। लेकिन शेरशाह सूरी ने ये व्यवस्था बनाई कि कोई भी मुझसे डायरेक्ट मिल सकता है। उसके अलावा शेरशाह सूरी ने प्रजा हित के भी बहुत सारे कार्य किए। जो दिल्ली का बहुत बड़ा फेमस रोड है ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी ने इस रोड को बनवाया था। प्रश्न आ जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, तो शेरशाह सूरी ने। उसके अलावा बुहारनपुर और जौनपुर को उन्होंने दिल्ली से जोड़ दिया था। तो जब उन्होंने इनको दिल्ली से जोड़ दिया तो व्यापार को काफी बढ़ावा मिला था। व्यापारी आकर के काफी बड़े पैमाने पे व्यापार भी करते थे और ये सभी प्रजा हित के कार्य से ये जनता के बहुत लोकप्रिय हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष भी लगवाए, विश्राम के लिए सराय बनवाई। देखिए सराय क्या होता है कि दूर दूर से जो व्यापारी आते थे या कोई भी व्यक्ति दूर से सफर करके आता था तो रोड पर यानी किनारे एक सराय बनाया जाता था ताकि जो सफर कर रहा है, मुसाफिर है, वहां पर जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर सके। और उसके अलावा उन्होंने पानी के लिए कुएं भी खुदवाए। ये सभी प्रजा हित के कार्य शेरशाह सूरी के बहुत प्रसिद्ध थे। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे व मकतब भी बनवाए थे, जिससे बच्चे और छात्र जो भी हैं वो अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सके। उसके अलावा शेरपुर यानी दिल्ली के निकट उन्होंने एक नए नगर को स्थापित किया। यह यमुना के किनारे बसा था, इसका नाम था शेरपुर। उसके अलावा इन्होंने शेरे मंडल शेरशाह द्वारा बनवाया गया था। जो शेरे मंडल है जहां से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हुई थी, उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने ही कराया था।
फिर बाद में जो मुगल बादशाह हुमायूं था उसने उसे पुस्तकालय का रूप दे दिया था और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई थी। अब आ जाइए सूर वंश का पतन कैसे हुआ। अब देखिए 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में घायल हो गया। शेरशाह सूरी कालिंजर के युद्ध में ही घायल हो गया था, जिस कारण कुछ दिनों बाद ही शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। और ये जो कालिंजर का युद्ध जिसमें शेरशाह की मृत्यु हुई थी, ये कालिंजर का युद्ध लेकिन शेरशाह जीत गया था, यानी कि जीत की खुशी के साथ ही वो मर भी गया था, यानी वो उसमें घायल हो गया था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि चलो वो युद्ध जीत चुका है। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने 10 वर्षों तक शासन किया, यानी 1545 से लेके 1555 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। लेकिन शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे वो इतने योग्य नहीं थे कि शेरशाह के द्वारा जो स्थापित किया गया साम्राज्य था उसको हमेशा बनाए रख पाते, मजबूत रख पाते। वो सभी इस कार्य में सफल रहे। उन्होंने साम्राज्य को देर तक यानी बहुत समय तक स्थापित न कर सके और साम्राज्य क्या होता है, अंत में उनके हाथ से निकल जाता है। और 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध जो हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में हुआ था। सिकंदर सूर सूरवंश का अंतिम शासक था, तो सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली में अपना पुनः मुगल साम्राज्य स्थापित किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हुमायूं को पता चल गया था कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है और उसका साम्राज्य कमजोर हो गया है, तो हुमायूं के पास अच्छा मौका था। उसने 1555 में भारत पर दोबारा आक्रमण करके सूरवंश का जो अंतिम शासक सिकंदर सूर था उसको पराजित कर अपने मुगल वंश को दोबारा से दिल्ली में स्थापित कर लेता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके अलावा आप मेरे चैनल पर अपने बीए के किसी भी सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।